कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। और आज हम पहुंच चुके हैं बीएनआर, चाणक्य बीएनआर। हमारे साथ हमारे सहयोगी रितिका और दीपक भी हैं। ओवर टू यू दीपक, आज कॉन्क्लेव। बिल्कुल, हम आज जोहार टॉक्स कार्यक्रम के माध्यम से एक प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड के सियासी, सामाजिक और सांस्कृतिक यानी कि समावेशी विकास की छवि आपके सामने प्रस्तुत करें। उस पर हम आगे जाएंगे, लेकिन उससे पहले कशिश न्यूज भारतीय सेना के शौर्य को, भारतीय सेना के पराक्रम को और भारतीय सेना ने अपनी बेटियों के सुहाग का जो बदला लिया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, उसके लिए उन्हें आभार व्यक्त करता है, उनका अभिनंदन करता है और उनके शौर्य को सलाम करता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे कार्यक्रम में इससे संबंधित छोटे छोटे अपडेट्स जो अभी आप देख रहे थे कशिश न्यूज पर, भारतीय सैन्य टुकड़ी के पराक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करते प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सेना के जवान पीआरओ, तो उन्होंने विस्तार से बताया है कि भारतीय सेना ने किस तरह से आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप को, आतंकियों के हेडक्वार्टर को निस्त नाबूद किया है और आगे जानकारी साझा करते रहेंगे। और यह भी कहा है कि पाकिस्तान की किसी भी हरकत के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है, चाहे वो जमीन पर हो, चाहे वो जल में हो, थल में हो या नभ पे हो, भारतीय सेना हर मोर्चे पर तैयार है। चलिए हम वापस अपने कॉन्क्लेव की ओर आते हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जोहार टॉक्स के माध्यम से कुछ विशिष्ट सियासी गणमान्य अतिथि हमारे कार्यक्रम में मौजूद होंगे, उनके बारे में हमारे सहयोगी आपको बताएंगे। और साथ ही सामाजिक क्षेत्र के और औद्योगिक क्षेत्र के भी कुछ विशिष्ट मेहमान हमारे बीच मौजूद होंगे और कुछ ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद होंगे जिन्होंने समाज की पूरे तन मन धन से सेवा की है और उनके इस सेवा भाव को हम सम्मानित करेंगे कशिश न्यूज के इस मंच पर। तो चलिए हम अपने सहयोगियों के पास चलते हैं, तान्या और रितिका के पास, और उनसे जानते हैं कि हमारे दर्शक आज के इस जोहार टॉक्स कॉन्क्लेव में कौन कौन से विशिष्ट मेहमानों को सुन सकेंगे और क्या कुछ उनके लिए होगा। तान्या और रितिका। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, क्योंकि देखिए सबसे पहले अगर आज हम बात करेंगे ना, तो सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर की बात उसको करना बेहद ही ज़रूरी है। और जैसा कि दीपक ने कहा कि भारतीय सेना, भले ही वो इंडियन आर्मी हो, एयरफोर्स हो या फिर नेवी हो, वो तो पूरी तरीके से तैयार ही है, लेकिन भारत का एक एक नागरिक कोई भी आतंकी हमला हो उससे निपटने के लिए तैयार है। बहरहाल कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दीपक ने कहा कि आज का ये जो कॉन्क्लेव रांची के होटल बीएनआर चाणक्य में आयोजित किया गया है, इसमें कौन कौन से विशिष्ट अतिथि होंगे, एक बार बहुत ही ब्रीफली मैं उसे बताती हूँ। क्योंकि देखिए जब भी कोई कॉन्क्लेव किया जाता है तो सबसे पहला उद्देश्य यही रहता है किस तरीके से अपने राज्य को लेकर, उसके विकास, चहुतरफा विकास को लेकर हम बात करें, उसके एक एक पॉइंट्स को लेकर हम बात करें। तो चलिए एक बार गेस्ट को लेकर बताते हैं। सबसे पहले देखिए रविंद्रनाथ महतो जो कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो रहेंगे और थोड़े ही देर में सभी की एक एक करके मौजूदगी होगी। मंत्री हफीजुल हसन जो कि झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री हैं, डॉक्टर इरफान अंसारी झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये चमरा लेंडा ये अल्पसंख्यक मंत्री हैं, दीपिका पांडे, शिल्पी नेहा तिर्की, मंत्री योगेंद्र प्रसाद, राधा कृष्ण किशोर, रामदास सोरेन, संजय यादव, सुदिव्य सोनू, नवीन जायसवाल ये बीजेपी के विधायक हैं और सरयू राय ये जदयू के विधायक हैं। अब जैसा आप देख रहे होंगे हमारी ये जो लिस्ट है उसमें तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने राज्य को लेकर और ख़ास तौर से शिक्षा, स्वास्थ्य और साथ ही कह सकते हैं तमाम चीज़ें, पर्यटन को कैसे आगे बढ़ाएं, उद्योग को कैसे बढ़ावा दें, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। तान्या। बिल्कुल रितिका, जैसा आपने कहा कि उद्योग को भी बढ़ावा देने की जरूरत पड़ती है, अगर हमें याद होगा, और हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी विदेश यात्रा पर गए। उन्होंने जो निवेश है उसको लेकर लोगों से बात की, चर्चा की कि किस तरीके से झारखंड को उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। वहीं अगर हम तमाम विभागों के बारे में बात कर ले तो झारखंड कहीं ना कहीं एक तो कल्चरल तरीके से रिच है ही, लेकिन हर एक क्षेत्र में झारखंड को आगे बढ़ाने की बात चल रही है। आज जोहार टॉक्स में हम जितने भी मंत्री से
मुखातिब होंगे और उनसे बात करेंगे कि आखिरकार झारखंड को किस तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे और आने वाले जो 5 साल है, जो 4 साल है, जो सरकार की जो कार्यशैली होने वाली है और उनका जो कार्यकाल होने वाला है, उसमें किस तरह के काम होने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि पिछला जो 6 साल रहा है, जो एक कह सकते हैं सफलतापूर्वक उन्होंने 6 साल बिताया है, 2 टर्म्स ऑलरेडी हो चुके हैं, कह सकते हैं ये तीसरा टर्म है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, तो उसमें किस तरीके से झारखंड को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। और वहीं अगर हम देखें तो इस बार की जो कैबिनेट है, कैबिनेट में कई मंत्री ऐसे भी जो फर्स्ट टाइम मिनिस्टर है, यानी कि युवा चेहरे को भी इस बार मौका दिया गया है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर युवा चेहरे को मौका मिल रहा है तो युवा जो है वो झारखंड के विकास के बारे में अच्छे से सोच पाएगा। 25 साल झारखंड को भी होने को है और ऐसे में कहा जा रहा है कि झारखंड जो है वो युवा झारखंड है, तो ऐसे में युवाओं का जो हाथ है वो काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओवर टू यू रितिका, आगे क्या कुछ कॉन्क्लेव के बारे में बताना चाहेंगे? बिल्कुल, कॉन्क्लेव को लेकर तो बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से तान्या आपने कहा कि वैसे चेहरे जो इस बार नहीं देखे जा रहे कैबिनेट में, हमने देखा मंत्री राधाकृष्ण किशोर, शिल्पी नेहा तिर्की, तो इन नामों को अगर देखा जाए तो मुझे याद है शिल्पी नेहा तिर्की, उनको जब उनका विभाग मिला था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली है और साफ तौर पर मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगी कि जनता मुझ पर जो विश्वास जता रही है मैं उसे पूरा, उस पर मैं खरा उतरूं। और जब आप याद करेंगे इस बार का विधानसभा चुनाव अगर आप याद करेंगे तो बिल्कुल ऐतिहासिक तरीके से जीत हासिल की थी और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, साफ तौर पर देखिए अगर आपको याद होगा उसी दिन कैबिनेट की बैठक हुई थी और उन्होंने कई सारे बड़े फैसले लिए थे और जिसे गेम चेंजर कहा जाता है, मैया सम्मान योजना, उसमें राशि बढ़ाने की भी बात कही गई थी। हालांकि ये तो बहुत पहले ही से चर्चा चल रही थी, लेकिन मुहर लग गई थी उस कैबिनेट की बैठक में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देखिए साफ तौर पर कहा था, पिछला जो मेरा 5 साल का कार्यकाल रहा वो तो कुछ रणनीतिक चूक रही या फिर कुछ षड्यंत्र के वजह से जो भी दृश्य रहा जनता ने देखा, लेकिन ये जो 5 साल होने वाला है वो पूरी तरीके से जनता को समर्पित रहेगा और हर एक कोने कोने को लेकर इस बार काम किया जाएगा, हर वर्ग पर काम किया जाएगा। और कुछ कुछ बातें तान्या अगर आपको याद होगा तो उन्होंने कही होगी कि इस बार जितनी भी चीजें होंगी, भले ही अपराध को लेकर बात करें, कहीं पर भी अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो भले ही कितने भी बड़े अधिकारी क्यों ना हो, उन पर तो गाज गिरेगी ही गिरेगी। और साथ ही ट्रांसपेरेंसी, उस पर बिल्कुल बात की जाएगी। तो बस इस कॉन्क्लेव में जैसे ही एक एक करके तमाम हमारे अतिथि पहुंचेंगे, उसके बाद फिर एक एक कर हम उनसे सवाल लेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ दीपक जी भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि दीपक जी जिस तरीके से हमने देखा कि अपराध के क्षेत्र में झारखंड सरकार ने जिस तरह से काम किया, चाहे वो नक्सलवाद के क्षेत्र में हो, जो डीजीपी हैं उन्होंने भी काफी कह सकते हैं कि जो उन्होंने काम किया और नक्सलवाद को मिटाने का जो उनका एक फैसला है वो कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक देखने को मिल रहा है। और अपराध के क्षेत्र में झारखंड को पीछे छोड़ा जा रहा है, यानी कि झारखंड से अपराध को बिल्कुल जीरो करने की जो कवायद है वो दिख रही है। दीपक, बिल्कुल अलग अलग ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं और अलग अलग तरह से ये कोशिश हो रही है। हम चाहेंगे कि जब अपराध की बात हो रही है तो हमारे सहयोगी नैयर थोड़ा इधर आएं और हमारे सहयोगी उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। लेकिन हम अपने दर्शकों को बताएं कि डीजीपी जिस तरह से ये प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर, नैयर आप उस तरफ आ जाएं, तान्या आप थोड़ी बातचीत करेंगे क्योंकि ये हमारे उस बीट को स्पेशली कवर करते हैं। और डीजीपी के बारे में बात करें तो उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दे दी है, या तो मुख्य धारा से जुड़िए, आत्मसमर्पण कीजिए, या फिर आपका सफाया कर दिया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये सुनिश्चित करने को कहा है कि अगले साल एक तारीख तय कर दी गई है। एक माइक नैयर को दीजिए। बिल्कुल, ये नैयर, क्योंकि हमने देखा कि डीजीपी जो है वो लगातार इस कवायद में जुड़े हुए हैं कि किसी भी तरीके से झारखंड से नक्सलवाद को हटाना है, जो अपराध की जो स्ट्रैटेजी बन रही है, चाहे वो जेल के अंदर से हो या फिर बाहर से हो, उसे भी जीरो करना है। क्या कुछ अभी तक स्ट्रैटेजी पर चली जा रही है और झारखंड में अपराध को खत्म करने की कवायद कैसी चल रही है? देखिए, जब झारखंड का जन्म हुआ था तो झारखंड को नक्सल जो है पूरी तरह से नक्सलवाद माना जाता था झारखंड को। लेकिन सरकार बनने के बाद बहुत सी ऐसी सरकार आई, बहुत से ऐसे कार्य भी किए हैं जो भी सरकार आई है झारखंड में। लेकिन इस बार जो सरकार जो आई है हेमंत सरकार की, उसमें एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया गया था नक्सलियों को कि आप मुख्य धारा में जुड़िए, क्योंकि जो सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति जो थी उसमें बहुत से ऐसे नक्सलियों के द्वारा
सरेंडर किया गया था, मुख्य धारा से जुड़ा गया, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम कुंदन पहान का भी आता है, जो पूरे भारत में उसका चर्चा था कि एक नक्सली है कुंदन पहान जो काफ़ी खूंखार है, उसे मुख्य धारा में जोड़ा गया। तो हम कह सकते हैं कि सरकार की जो पहल है नक्सल हो या अपराधियों के लिए, एक तरह से बहुत अच्छी सॉफ्ट कॉर्नर एक है नक्सलियों के प्रति सरकार की, क्योंकि नक्सली को हमेशा अपना ही देश के लोग मानते हैं, लेकिन जो मुख्य धारा से वह जुड़ गए हैं, मुख्य धारा से जो भी जुड़ रहे हैं उसे सरकार के द्वारा बहुत प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। और साथ ही साथ जो नक्सली जो बने हुए थे, जो अपने गांव में या सुदूरी इलाका में जो नक्सली बने हुए थे, वो चाहे सिस्टम से भागकर बने हो या जो उसके ऊपर जो कुछ हम कह सकते हैं कि एक होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह ग्रामीण लोगों को दबाया जाता है, दबे कुचले लोग वैसे नक्सली बने थे। तो सरकार इस चीज़ को समझती थी, इसीलिए सबसे पहले उन्होंने सरकार को एक आत्मसमर्पण जो नीति है वह की थी। बहुत से ऐसे नक्सली है जो आत्मसमर्पण नीति में जुड़े भी और साथ ही साथ सरकार के मुख्यधारा में बिल्कुल नहीं, ये तो नक्सलियों की हमने बात की। अगर याद होगा अभी हाल ही फिलहाल में अमन साहू जैसे कुख्यात अपराधी को गैंगस्टर जिसे लोग कह रही है, उसे भी सरकार ने ढेर किया, तुरंत बैठक हुई और उसके बाद फिर एनकाउंटर, यानी कि कह सकते हैं जो सबसे बड़ा कुख्यात अपराधी जो झारखंड में देखा जा रहा था उसे भी मार गिराया है झारखंड में। जी बिल्कुल, एक तरह से हम कह सकते हैं कि झारखंड सरकार के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी कामयाबी है कि जिस तरह इनकाउंटर में ढेर किया गया वो बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिस तरह वह झारखंड में व्यापारियों या हम कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे जो लोग हैं जो यहाँ बाहर से आके व्यापार करते हैं उनसे रंगदारी मांगा करते थे और इससे व्यवसायी लोग जो यहाँ व्यवसाय करना चाहते थे झारखंड में उससे काफ़ी डरे सहमे हुए थे। तो एक ही ऑप्शन दिखता था झारखंड सरकार के लिए कि यहाँ अपराधियों का जो बोलबाला है उसे कम किया जाए। और जिस तरह से इनकाउंटर सरकार ने की, हालांकि यह इनकाउंटर काफ़ी महत्वपूर्ण रही है और इससे इस इनकाउंटर के बाद बहुत से ऐसे चेहरे जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उठ रहे थे अपराध की दुनिया में, इस इनकाउंटर के बाद थोड़े से बैकफुट में है, क्योंकि सरकार की जो मंशा है वह पूरी तरह से अपराधियों ने भांप लिया है, हम कह सकते हैं। हालांकि इस घटना के बाद जो इनकाउंटर के बाद अभी कोई बहुत बड़ी आपराधिक घटना देखने को नहीं मिल रही है। बिल्कुल नहीं यार, आपने सही कहा कि इस घटना के बाद से एक भी अब तक उतनी बड़ी घटना नहीं देखने को मिली। हालांकि जो छिटपुट घटनाएं हैं वो अभी भी झारखंड में जारी है। आपका धन्यवाद नैयर हमारे साथ जुड़ करके पूरी जानकारी देने के लिए। दीपक, अपराध पे तो नियंत्रण लगा ही है, लेकिन विकास की भी अगर हम बात कर ले तो उस पर बिल्कुल हम उसी पर जा रहे थे, क्योंकि अगर समाज में आपराधिक गतिविधियां हो, नक्सली उगाही के लिए कंपनी के अधिकारियों के कनपट्टी पर बंदूक तानते रहें, तो शायद कोई कंपनी वाला यहां अपने उद्योग धंधे के लिए नहीं आएगा। और पहले कुछ ऐसा ही होता था जब खबरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते थे कि फला नक्सली गिरोह ने फला कंपनी के कैंप पर धावा बोल दिया, मजदूरों के साथ मारपीट की गई, कैंप को ध्वस्त किया गया, काम में निर्माण कार्य में लगे मशीनों को फूंक डाला गया। तो इस तरह की चुनौती उद्योग घराने के सामने होती थी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम आपराधिक गतिविधियों पर, नक्सली गतिविधियों पर नियंत्रण पा सकें तो इसका असर समाज में बहुत ही सकारात्मक जाता है और इसका श्रेय सरकार को जाता है कि सरकार इरादा रखती है कि समाज विकसित हो, समाज आगे की ओर रफ्तार के साथ बढ़े। तो सरकार के इरादे को भी हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। हमारे सहयोगी संदीप हैं, हम चाहेंगे कि वो थोड़ा मंच पर आएं और रितिका के साथ थोड़ी बातचीत करें। सरकार के इरादे को दर्शकों तक थोड़ा हम अपने नज़रिए से पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि जब सरकार के प्रतिनिधि आएंगे, कैबिनेट के सदस्य आएंगे, तो उनसे हम बातचीत करेंगे तो वो सरकार का पहलू होगा, लेकिन हमारा पहलू जनता का पहलू है, कशिश न्यूज़ का पहलू है और वो आपसे सरोकार रखता है, सरकार के बीच सेतु का काम करता है। तो हम सच्चाई दिखाते हैं, पूरी खबर दिखाते हैं और चलते हैं रितिका के पास, उनसे जानते हैं संदीप के माध्यम से सरकार के क्या इरादे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। संदीप, सबसे पहली बात देखिए, इसी सवाल से मैं शुरू कर रही हूँ। बहुत ऐतिहासिक जीत दर्ज की गई और फिर से दोबारा कार्यकाल ये वापस से अगर मुख्यमंत्री की बात, हेमंत सोरेन की बात करें तो वो मुख्यमंत्री के तौर पर निभाएंगे। जब उन्होंने शपथ लिया था, साफ तौर पर उन्होंने कहा था ये पूरा 5 साल जनता को समर्पित है। जो भी मेरे पिछले कार्यकाल में कमी रह गई, भले ही हम शिक्षा को लेकर बात करें, स्वास्थ्य को लेकर बात करें, रोजगार को लेकर बात करें, कहीं से भी जनता को इस बार डिसअपॉइंटमेंट हाथ नहीं लगेगा।
सही कहा, क्योंकि यदि राज्य सरकार यानी हेमंत सोरेन की बात करें तो जिस तरह का बहुमत इस बार 2024 में विधानसभा चुनाव में मिला है और एक फिर से सरकार बनाने का मौका मिला। हालांकि जब से सरकार बनी है आप भी देख रहे होंगे कि जो जन समर्थन मिला था और शुरू से ही यह सरकार कहीं ना कहीं जनता को लेके कटिबद्ध थी कि जो अंतिम पायदान पे जो लोग खड़े हैं उन तक जो योजनाएं हैं या फिर उसी तरह योजनाओं का निर्माण हो ताकि अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ उठा सके। कई ऐसी योजनाएं हैं, सबसे बड़ी योजनाओं की बात में लिस्ट में शामिल किया जाए तो मैया सम्मान योजना है, और जो मैयाओं को सम्मान हेमंत सोरेन ने देने का काम किया है और हमें लगता है कि इस योजना का लाभ अब अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने लगा है और इसकी तारीफ सिर्फ झारखंड में नहीं पूरे देश भर में हो रही है। और इसके अलावे यदि बात की जाए तो राज्य सरकार जिस तरह से विभिन्न जो विभाग हैं वहाँ पे जो योजनाएं बन रही है उसको कैसे धरातल पर उतारा जाए उसको लेके भी कटिबद्ध है ताकि जो अंतिम पायदान में लोग हैं उनको उसका लाभ मिल सके। इसके अलावे चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर जो व्यापार का क्षेत्र हो, सभी दिशा में सरकार की एक ही पहल है कि कैसे उस मार्फत लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए और राज्य का भी विकास हो, लोगों को भी रोजगार मिले या फिर जो कई ऐसे जो विद्यार्थी हैं चाहे ST SC या फिर अनुसूचित मोर्चा की जो विभाग हैं उनके द्वारा जो संचालित है तो वहाँ से भी लोगों को रोजगार से जोड़ने की पहल सरकार की तरफ से की जा रही है। और कमोवेश देखा जाए तो हर एक विभाग कहीं ना कहीं उस दिशा में जरूर पहल कर रही है कि कैसे जो लोग हैं उनको उन योजना या फिर जो सरकार के विभिन्न स्कीम हैं वहां तक उसका लाभ मिल सके। हालांकि देखा एक चीज यहाँ पर मेंशन जरूर करना होगा, मैया सम्मान की आप बात कर रहे थे, देखिए ये इतना प्रभावी रहा कि दूसरे राज्य भी इसी कदम, मतलब वो ऐसा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये पहले सोचा, उसके बाद फिर इसे यहाँ पर लाया गया, उसके बाद फिर हमने देखा दिल्ली बिहार यहाँ तक ये पहुँच गया। सही कहा, क्योंकि राज्य से निकलकर इस योजना को अब कहीं ना कहीं जो अन्य राज्य हैं वे भी इसको अपने राज्य में लागू करने की दिशा में पहल कर रहे हैं और कह सकते हैं झारखंड का जो मान है इससे भी बढ़ा है कि जो इतना पिछड़ा राज्य होने के बावजूद आज पूरे देश के जो मैप है वहाँ पे इस योजना को लेके कहीं ना कहीं उनकी तारीफ हो रही है और इस योजना को धरातल से लेके अब अन्य राज्यों तक इसको अपने राज्य में लागू करने की पहल कर रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसके अलावे भी कई ऐसी चीज़ें हैं, चाहे यहाँ के खेल जो संस्कृति है, खेल है, इन सभी चीज़ों का डंका है पूरे देश भर में बज रहा है और लोग भी कहीं ना कहीं उस दिशा में पहल कर रहे हैं और राज्य का जो अनुकरण है, चाहे झारखंड की बात करें, यहाँ की जो कला संस्कृति है, खेल कूद है या फिर जो वेशभूषा है उसका भी जो स्वरूप है अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि यदि राज्य की बात करें तो 5 साल का एक लंबा टर्म इस बार हेमंत सोरेन सरकार को मिली है और सरकार भी यह जरूर कोशिश करेगी कि इन 5 सालों में जो कमोवेश जो चीज़ें छूट गई है उन चीज़ों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेगी। हालांकि इससे पहले सरकार ने पिछले हेमंत सोरेन की जब सरकार थी तो उन्होंने एक नई योजना शुरुआत की थी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत, और जो अधिकारी थे चाहे मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या अधिकारी, सभी उन ग्रामीण इलाकों ब्लॉक लेवल तक पहुंचते थे और उनकी समस्याओं को जानते थे और उसका निराकरण होता था। 54 लाख से अधिक ऐसे पहले फेज में ही जो आवेदन थे वे उनको सरकार को मिली थी और सरकार ब्लॉक स्तर पर उस काम को जो समस्या थी उसका निदान करती थी। हालांकि बहुत जल्द इसकी शुरुआत एक बार फिर से होगी और जो मुख्यमंत्री हैं, राज्य के मंत्री हैं, जो ब्लॉक के अधिकारी हैं फिर या फिर जो जिले के अधिकारी हैं, वे घर घर जाते हैं और उनकी समस्याओं को जानते हैं और बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो ऑन द स्पॉट ही उन समस्याओं का समाधान हो जाता है। और पिछले जो 3 टर्म रहे हैं इस कार्यक्रम के, उसमें काफ़ी सफलता सरकार को भी मिली है और काफ़ी प्रशंसा इस कार्यक्रम के तहत देखने को मिला है और लोगों के जो समस्या थे उसका भी निराकरण हुआ है। बिल्कुल, एक प्रयास होता है ये कि सरकार किस तरह से जनता के साथ कनेक्ट कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप और रितिका इस बातचीत के लिए। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है, एक छोटे से हम ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे मेहमान तब तक पहुंच जाएंगे और फिर सरकार के पक्ष से
विकास की क्या स्थिति है, सूबे की क्या गति है, वो आपके सामने रखेंगे। झारखंड पर समर्पित हमारे इस जोहार टॉक्स के साथ बने रहें। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।